गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीडी साइंस एकेडमी लालसोंड दौसा की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में बताऊंगी। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताया था और सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, सभी में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन आज अपन पढ़ेंगे, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और इसे किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है पतली होती है, सेल मेम्ब्रेन पतली होती है। इसके अलावा पतली से मतलब होता है जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जीवित होती है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था सेल वॉल, जो कि क्या थी? सेल वॉल मृत थी। इससे पहले सेल वॉल पढ़ी थी, वो क्या थी? मृत थी। जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जीवित होती है। देखिए, इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें गुण पाया जाता है, ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है, सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इससे मतलब क्या है? ये कुछ ही कणों को अंदर जाने देती है, सभी को नहीं जाने देती। कुछ सेलेक्टिव कणों को ही ये अंदर प्रवेश कराती है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है, पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है और चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्यता का इसमें गुण पाया जाता है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली को कोशिका कला नाम दिया। किसने कहा कोशिका कला है ये? देखिए, क्रैमर एवं सी नगेली, सी नगेली व सी क्रैमर ने कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली को कोशिका कला नाम दिया। क्या कहा कि कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका कला है। सी क्रैमर एवं सी जो नगेली थे, उन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका कला है। ये बात उन्होंने 1885 में कही थी। 1885 में ये बात कही। किसने कही? नगेली व क्रैमर ने कही। ओके, इसके अलावा प्लोव ने कोशिका झिल्ली को या प्लाज्मा झिल्ली को जीव द्रव्य कहा। प्लोव ने क्या कहा कि ये क्या है? ये जीव द्रव्य कला है। प्लोव ने इसे जीव द्रव्य कला नाम दिया। अब देखिए, कोशिका झिल्ली को जब हम पढ़ते हैं तो कोशिका झिल्ली की संरचना के मत हैं कुछ। कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में
विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, अपन उनको पढ़ते हैं। समझ में आई बात? ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है, जीवित है ये। ओके, चयनात्मक पारगम्यता का इसमें गुण पाया जाता है। सी नगेली व सी क्रैमर ने कोशिका झिल्ली को कोशिका कला कहा, जबकि प्लोव ने इसे जीवद्रव्य कला नाम दिया। ओके, अब देखिए इसकी कोशिका झिल्ली के संरचना के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए सी क्रैमर कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में जो मत है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसकी संरचना के बारे में निम्न मत प्रस्तुत किए गए और एक एक मत को अपन पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, पहला मॉडल था लाइपोप्रोटीन मॉडल। या इसको कहा जाता है लाइपोप्रोटीन मॉडल कह लो या लैमेलर सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को कहा जाता है, इसी सिद्धांत को एक नाम और दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, सैंडविच मॉडल। कौन सा सिद्धांत? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। देखिए ये सिद्धांत 1938 में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत में क्या बात कही गई थी? देखिए डैनियल डेविसन ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? डैनियल व डेविसन ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा कला है, कोशिका झिल्ली है, वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। प्रोटीन की लेयर ऊपर नीचे पाई जाती हैं, जिस प्रकार से सैंडविच में ऊपर और नीचे तो ब्रेड पाया जाता है और बीच में क्या होती है? चटनी होती है। उसी प्रकार से जो कोशिका झिल्ली है उसमें ऊपर और नीचे प्रोटीन के स्तर पाए जाते हैं और बीच में लिपिड का द्वि स्तर पाया जाता है। ये बात किसने कही? डैनियल व डेविडसन ने। और सिद्धांत कौन सा है? लाइपोप्रोटीन मॉडल या लैमेलर सिद्धांत या सैंडविच मॉडल। ओके, इसकी संरचना अपन बनाते हैं। देखिए इन्होंने कोशिका झिल्ली की संरचना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। उसमें प्रोटीन ऊपर और नीचे व्यवस्थित होती है, जबकि लिपिड इस प्रोटीन स्तर के बीच में पाया जाता है। देखिए ये क्या है? ये प्रोटीन स्तर है, प्रोटीन स्तर। इसकी मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। नीचे वाली की भी मोटाई कितनी होगी? ये भी प्रोटीन स्तर है, इसकी मोटाई भी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए इसमें प्रोटीन के बीच में लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत पाई जाती है। 2 स्तर पाए जाते हैं इस प्रकार से। प्रोटीन के फॉस्फोलिपिड के द्विस्तरीय परत पाई जाती है। प्रोटीन की लेयर के बीच में, प्रोटीन की दोनों लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड के द्विस्तरीय परत इसमें प्रेजेंट होती है। देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगी। इस प्रकार से आप देखिए
ये क्या है, ये फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत, फॉस्फोलिपिड की द्विस्तरीय परत है। अब देखिए इसमें ये वाला भाग क्या है, फॉस्फोलिपिड के अणु का ये वाला भाग होता है सिर वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है, पुच्छ वाला पार्ट। ये पुच्छ वाला और ये सिर वाला। देखिए जो पुच्छ वाला पार्ट होता है वो जल विरागी होता है, पुच्छ वाला पार्ट जल विरागी होता है, जबकि सिर वाला पार्ट कैसा होता है, जल स्नेही होता है। सिर वाला पार्ट जल स्नेही होता है। उन्होंने डैनियल व डेविडसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में मत प्रस्तुत करते हुए बताया कि कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के द्विआण्विक स्तर से मिलकर बनी हुई होती है। उसमें प्रोटीन की लेयर ऊपर और नीचे पाई जाती हैं, जबकि जो लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड है, इसके बीच में उपस्थित होता है। उन्होंने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है ये कैसा है, फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है। देखिए इसमें जल स्नेही सिरा, मैंने सिर वाला भाग बताया जल स्नेही होता है, पूंछ वाला जल विरागी होता है। तो ये आपस में जो सिर वाला भाग है वो प्रोटीन लेयर के पास में व्यवस्थित हो जाता है, जबकि पूंछ वाला भाग बीच में व्यवस्थित हो जाता है। अब देखिए जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, ये एम्फीपैथिक होता है। फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है। इससे क्या मतलब होता है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे इस प्रकार की संरचना बताइए। और देखिए जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें 35 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार से लगभग कोशिका जो झिल्ली है उसकी मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है, इससे क्या अभिप्राय है। एम्फीपैथिक होता है। इसमें देखिए एक भाग तो कौन सा होता है, सिर वाला, और एक भाग होता है पूंछ वाला। तो देखिए इसमें जो पुच्छ सिरा होता है वो जल विरागी होता है, और जबकि शीर्ष वाला भाग होता है, मैं इस बात को यहाँ पर लिखूंगी, दोबारा से लिखूंगी। फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक से मतलब है इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सिर वाला होता है जो क्या होता है, जो जल स्नेही होता है, जबकि दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, पुच्छ वाला पार्ट होता है। और पुच्छ वाला पार्ट कैसा होता है, जल विरागी होता है। अब देखिए जल स्नेही और जल विरागी जो भाग होते हैं, ये जो जल स्नेही भाग है ये आपस में प्रोटीन के साथ में, ये जल स्नेही भाग जो है ये प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड का जो सिर वाला भाग है ये आपस में हाइड्रोजन बंध व आयनिक बंध से आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड का सिर वाला पार्ट ये प्रोटीन से किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, प्रोटीन से हाइड्रोजन बंध व
आयनिक बंधों से जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन बंध से और आयनिक बंधों से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, सिर वाला पार्ट इसका। जबकि पूंछ वाला पार्ट 2 लेयर है, दोनों लेयर आपस में किसकी सहायता से जुड़ी हुई होती हैं? वांडर वाल बंध की सहायता से आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इससे ये एक दूसरे पर खिसकती नहीं है। ओके, तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एम्फीपैथिक होता है। इसमें सिर वाला भाग जल स्नेही होता है, वो प्रोटीन से हाइड्रोजन बंध व आयनिक बंधों से जुड़ा हुआ होता है। जबकि पूंछ वाला भाग कैसा होता है? जलग्राही होता है। ये आपस में, पूंछ वाला भाग आपस में वंडर वॉल बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखिए, डैनियल व डेविडसन ने कहा कि ये जो संरचना है ये PLLP है। PLLP से क्या मतलब है? प्रोटीन, लिपिड, लिपिड और फिर प्रोटीन की लेयर इसमें पाई जाती है। ये कौन सा मत था? डैनियल व डेविडसन का लाइपोप्रोटीन मॉडल या लेमेलर सिद्धांत या सैंडविच मॉडल था। अब देखिए, अब दूसरा सिद्धांत आता है। ये जो संरचना है, ये मॉडल है, ये किस बात को नहीं बता पाए? ये इस बात को नहीं बता पाए कि जो कोशिका झिल्ली में प्रत्यास्थता है वो कहाँ से आई, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आई। तो इस बात को देखिए, एक मत और आता है दूसरा, कौन सा? इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल। यूनिट सेल मेम्ब्रेन, सेल मॉडल, इकाई कला मॉडल इसे कहते हैं। देखिए, यह सिद्धांत रॉबर्टसन ने दिया। ये सिद्धांत रॉबर्टसन ने, किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन ने 1858 से 59 में। इन्होंने क्या कहा कि सारे के सारे जो कोशिकांग है, समस्त कोशिकीय अंग की झिल्ली संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती है। देखिए, जैसे केंद्रक होता है उसके बाहर की ओर भी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाहर की ओर भी झिल्ली होती है, जो हरित लवक है उसके बाहर की ओर भी झिल्ली होती है। तो उन्होंने कहा, रॉबर्टसन ने क्या बात कही? रॉबर्टसन ने कहा कि समस्त कोशिकीय अंगों में झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो उनकी होती है, समस्त कोशिकीय अंगों की झिल्ली संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होती है और कोशिका झिल्ली त्रिस्तरीय परत होती है। फॉस्फोलिपिड से बनी हुई त्रिस्तरीय परत होती है कोशिका झिल्ली। ये बात किसने कही? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। ये बात रॉबर्टसन ने कही। कब कही? 1858 से 59 में। उन्होंने क्या कहा कि समस्त कोशिकीय अंग समस्त कोशिकीय जो अंग हैं, अंगों की झिल्ली संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होती है? समान होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती है। सारे के सारे जो कोशिकांगों की झिल्ली है, कोशिकीय अंगों की जो झिल्लियां हैं, जैसे केंद्रक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हरित लवक के अंदर, सबके अंदर झिल्ली है, वो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो त्रिस्तरीय परत होती है, त्रिस्तरीय होती है। अब देखिए, यही बात किसने कही थी? यही बात डैनियल व डेविडसन ने कही थी कि कोशिका झिल्ली जो होती है त्रिस्तरीय होती है। तो इकाई कला मॉडल में यही बात बताई गई कि समस्त कोशिकीय अंगों की झिल्ली जो होती है वो संरचनात्मक क्रियात्मक रूप से समान होती है। और इसने सम्मिलित रूप से इसे क्या कह दिया? यूनिट मेम्ब्रेन कह दिया, इकाई कला कह दी और अपना मॉडल दिया।
सेम ऐसा ही मॉडल था जैसा अपन ने जो सैंडविच मॉडल था, वैसी संरचना इन्होंने बताई कि प्रोटीन ऊपर और नीचे व्यवस्थित होती है और लिपिड के जो अणु हैं वो बीच में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने भी अपना मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन ये दोनों ही मॉडल क्या बात नहीं बता पाए, ये कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता को नहीं बता पाए और दोनों ही मॉडल क्या हो गए, अमान्य हो गए। कौन कौन से? इकाई कला मॉडल और लैमेलर या लाइपोप्रोटीन या सैंडविच मॉडल। इकाई कला मॉडल की संरचना ऐसी थी जैसी किसकी थी, लाइपोप्रोटीन मॉडल की थी। इन्होंने भी क्या कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या जो कोशिका झिल्ली है वो त्रिस्तरीय परत होती है, 3 स्तर होते हैं, ऊपर और नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड की द्विआण्विक परत पाई जाती है। अब देखिए अपन तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, तरल मोज़ेक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा आता है, तरल मोज़ेक सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है सिंगर व निकोल्सन को। सिंगर व निकोल्सन ने ये सिद्धांत क्या किया, प्रस्तुत किया था। 1972 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। इन्होंने कहा कि जो प्रोटीन और लिपिड हैं वो स्तर के रूप में नहीं पाए जाते, ये तरल रूप में पाए जाते हैं। तरल रूप में जैसे देखिए आप हलवाई की शॉप पे जाते हो, हलवाई के वहाँ पर जाकर आप गुलाब जामुन देखिए, गुलाब जामुन चाशनी में तैरते हुए रहते हैं। तो उन्होंने उसकी जो मॉडल था उसकी परिकल्पना उसी गुलाब जामुन वाले जो टब है उसी से की है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से गुलाब जामुन के जो ये टब है या फिर उनकी जो कढ़ाई है, इसमें गुलाब जामुन क्या होते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं और चाशनी क्या रहती है, नीचे रहती है, और कुछ गुलाब जामुन इसमें भी रहते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि ये गुलाब जामुन तो क्या है, ये तो है प्रोटीन, और जो इसकी चाशनी है ये क्या है, ये लिपिड है। ये क्या है, लिपिड है। इसमें प्रोटीन और लिपिड तो तरल रूप में पाया जाता है और प्रोटीन क्या करता है, इसे मोज़ेक रूप प्रदान करता है। और इस प्रकार की संरचना होती है कोशिका झिल्ली की। इसमें अलग अलग लेयर नहीं होती प्रोटीन और लिपिड की, ये आपस में अर्ध तरल रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन गुलाब जामुन हो गया और चाशनी उसकी क्या हो गई, लिपिड हो गई। इन्होंने इस मॉडल की परिकल्पना इस प्रकार से भी की है। इन्होंने बताया, सिंगर व निकोल्सन ने बताया कि जिस प्रकार से एक पूरा का पूरे समुद्र में छोटे छोटे द्वीप उपस्थित होते हैं, तो पूरा का पूरा समुद्र तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गए, और छोटे छोटे द्वीप क्या हैं, प्रोटीन है। देखिए उन्होंने क्या बताया, सिंगर व निकोल्सन ने 1972 में ये मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, वो अर्ध तरल होती है। प्लाज्मा झिल्ली अर्ध तरल होती है। इसमें उपस्थित फॉस्फोलिपिड इसे तरलता प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन इसे मोज़क प्रतिरूप में व्यवस्थित करते हैं। इन्होंने इसकी संरचना को प्रस्तुत किया और कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया। समझते हैं अपन इस बात को कि सिंगर व निकोल्सन ने जो तरल मोज़ेक सिद्धांत दिया, तरल मोज़ेक मॉडल दिया, वो किस प्रकार से था। उन्होंने बताया कि कोई भी लेयर नहीं होती, इनकी पर्टिकुलर कोई लेयर नहीं होती, ये आपस में तरल रूप में पाए जाते हैं। प्रोटीन इन्हें मोज़ेक रूप में व्यवस्थित करता है, फॉस्फोलिपिड इसे तरलता प्रदान करता है। इन्होंने प्लाज्मा झिल्ली या जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना प्रस्तुत की और कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत की।
देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो तरल रूप में पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है, ये परिधि की ओर पाई जा रही है, प्रोटीन का अणु है, इसे बोला जाएगा, इसे बोलते हैं परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। और ये क्या है, ये लिपिड है और लिपिड का सिर वाला पार्ट है जल स्नेही होता है। कैसा होता है, जल स्नेही होता है। देखिए आंतरिक भाग में पाई लिपिड के द्वि स्तर के बीच बीच में जो प्रोटीन पाई जाती हैं, इन प्रोटीनों को कहा जाता है समाकलन प्रोटीन या इसे कहा जाता है आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन कहा जाता है। देखिए ये वाली प्रोटीन कौन सी है, परिधीय प्रोटीन, परिधि पर पाई जाती है। आंतरिक प्रोटीन जो संपूर्ण प्रोटीन है उसके आंतरिक प्रोटीन बनाती है उसका 70% भाग। आंतरिक प्रोटीन पाई जाती है 70% मात्रा में, किसके अंदर, जो लिपिड और प्रोटीन की द्विआण्विक परत होती है उसमें 70% मात्रा में आंतरिक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि 30% मात्रा में परिधीय प्रोटीन उपस्थित होती है। उन्होंने देखिए ये जो आंतरिक प्रोटीन है इनके बीच में क्या बन गया है, ये आंतरिक प्रोटीन द्वारा बनाया गया छिद्र है। आंतरिक प्रोटीन द्वारा बना छिद्र, इससे होकर पदार्थों का अभिगमन होता है। देखिए आंतरिक प्रोटीन में भी एक विशेष प्रोटीन होती है पोरिन प्रोटीन, जो क्या करती है, पदार्थों का अभिगमन करती है, पदार्थ को अंदर और बाहर ले जाने का कार्य करती है। मैंने आपको बताया कि ये क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल है, चयनात्मक पारगम्य होती है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटीन और लिपिड होती है वो तरल मोजेक फॉर्म में पाई जाती है। लिपिड इसे तरलता प्रदान करता है और प्रोटीन इसके मोजक फॉर्म में पाया जाता है। ये बीच बीच में पाया जाता है, लिपिड की द्विआण्विक परत के बीच बीच में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। अंदर की ओर उपस्थित रहने वाले प्रोटीनों को आंतरिक प्रोटीन, जबकि परिधि की ओर या बाहर की ओर उपस्थित प्रोटीनों को बाह्य प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन कहते हैं। संपूर्ण प्रोटीन का 30% भाग परिधीय प्रोटीन होती है, जबकि 70% भाग आंतरिक प्रोटीन होती है। आंतरिक प्रोटीनों के मध्य जो छिद्र बनता है वो पदार्थों का अभिगमन करता है। उससे जैसे पोरिन है, पोरिन ये क्या करता है, अभिगमन का कार्य करता है। पोरिन प्रोटीन में जो ये छिद्र बनता है ये पदार्थों के अभिगमन का कार्य करता है। देखिए उन्होंने इसकी परिकल्पना फॉस्फोलिपिड को कहा कि ये फॉस्फोलिपिड तो क्या है, समुद्र है और प्रोटीन इसके बीच में द्वीप हैं। छोटे छोटे समुद्र के बीच में द्वीप उपस्थित होते हैं ना, इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि लिपिड तो पूरा का पूरा समुद्र हो गया और इसके बीच बीच में छोटे छोटे प्रोटीन उपस्थित है, ये क्या है, द्वीप है। ठीक है, इसको आप गुलाब जामुन के मॉडल, गुलाब जामुन से भी समझ सकते हो कि गुलाब जामुन ऊपर और बीच में व्यवस्थित होते हैं, चाशनी पूरी रूप से उसे घेरा रहती है, उसी प्रकार से तरल मोजेक मॉडल है। कोशिका झिल्ली के बारे में 3 मत थे और ये आधुनिक मत है और सर्वमान्य मत है। कौन सा, तरल मोजेक मॉडल। ओके, सिंगर व निकोलसन ने दिया 1972 में प्रस्तुत किया, 1972 में प्रस्तुत किया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन है वो द्विआण्विक रूप में पाई जाती है। अब देखिए, अब इसके संगठन की बात करते हैं। तीनों मॉडल आपको समझ में आए। अब अपन बात करते हैं कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। रासायनिक संगठन कोशिका झिल्ली का किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखिए। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। देखिए इसमें फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन,
फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो प्रोटीन होते हैं वो 60 से 70% मात्रा में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर 60 से 70% मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होते हैं और 30 से 40% मात्रा में फॉस्फोलिपिड होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1 से 5% बहुत ही कम होती है। बेशक से इसकी मात्रा कम हो लेकिन काम इसका भी है। क्या काम है? ये सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करती है। कोशिका की पहचान करने का काम करती है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम ये करती है। दिख रहा है आपको? एक मिनट रुकिए। कोशिका से कोशिका की पहचान करती है। कोशिका से कोशिका की पहचान, कोशिका से कोशिका पहचानना या कोशिका की पहचान। देखिए प्रत्येक कोशिका अपनी तो पहचान करती है, इसके अलावा पराये की भी पहचान करती है। किसके कारण? कार्बोहाइड्रेट के कारण। देखिए जिस प्रकार से किसी की किडनी फेल हो जाती है तो किडनी में ऐसा नहीं है कि आप आमाशय की सेल को काट कर और किडनी में ट्रांसप्लांट कर दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अलग है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अलग है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कर लेता है? ये अपने और पराये में भेद कर लेता है। ठीक है। जिस प्रकार से देखिए एक मानव का जो स्पर्म है वो मानव के अंडाणु को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, और एनिमल्स के अंडाणु को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब ये कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? देखिए कोशिका झिल्ली के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, जिनके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा पहचान की जाती है अपने और पराये की। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करती है। कौन? ग्लाइकोप्रोटीन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इसी से आपको पता चलता है कि हमारी जैसे ऑपरेशन हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ तो कईयों आपने सुना होगा कि कईयों का जो ऑपरेशन फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि जो कोशिकाएं थी उन्होंने उसे स्वीकारा नहीं। अपने और पराये में उनको पता है कि ये अपना है और ये पराया आया है, पराये को क्या कर देती हैं? वो अस्वीकार कर देती है। ऑपरेशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। किसके कारण होता है? कोशिका झिल्ली में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन क्या होता है? प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और कार्बोहाइड्रेट इसमें प्रेजेंट होता है। भले ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है लेकिन काम इसका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने और पराये का भेद करती है। ठीक है, ये समझ में है रासायनिक संगठन। अब इसके कार्यों की बात कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या काम करती है। एक तो काम क्या होगा कि ये चयनात्मक पारगम्य है, ये चयनात्मक पारगम्य है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करती है। एक तो अभी जो अपन ने काम पढ़ा है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम इनके द्वारा होता है। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करती हैं। कोशिका से कोशिका पहचानना, कोशिका से कोशिका पहचानना, हिंदी में भी लिख देती हूँ।
इसके अलावा कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। इसमें कैसा गुण पाया जाता है? चयनात्मक पारगम्यता का गुण पाया जाता है। ये कुछ सेलेक्टिव अणुओं को ही अंदर जाने देती है और सभी अणुओं को अंदर जाने का ये क्या करती है? विरोध करती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, परिवहन का कार्य करती है। और परिवहन देखिए दो प्रकार से होता है, सक्रिय परिवहन और कोशिका झिल्ली में दो प्रकार का परिवहन होता है, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन होता है और निष्क्रिय परिवहन होता है। सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए सक्रिय परिवहन में एक बात याद रखनी है, सक्रिय परिवहन में ऊर्जा खर्च होती है, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, इसमें ऊर्जा देनी पड़ती है और इसमें पदार्थ को या फिर अणुओं का जो परिवहन है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। निम्न सांद्रता से अणुओं का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस बात को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखिए सक्रिय परिवहन, अणुओं का परिवहन, अणुओं का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन क्या कहलाता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहन सक्रिय परिवहन कहलाता है। और निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? इसमें ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? निष्क्रिय परिवहन होता है कि जो निम्न सांद्रता है, सक्रिय परिवहन में क्या होता है कि जो उच्च सांद्रता है उससे निम्न सांद्रता की ओर जो पदार्थ हैं, अणु हैं, उनका परिवहन होता है। निष्क्रिय सांद्रता में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन होता है। तो उच्च से निम्न तो आसानी से चले जाएंगे, तो निष्क्रिय परिवहन के दौरान ऊर्जा खर्च नहीं होती है, जबकि सक्रिय परिवहन के दौरान ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि निष्क्रिय परिवहन होता है निम्न से उच्च की ओर, जबकि निष्क्रिय परिवहन होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ओके, इसके अलावा ये क्या करती है? कोशिका झिल्ली में भक्षण करने का कार्य भी होता है। कोशिका झिल्ली पदार्थों का भक्षण करने का काम भी करती है। इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की क्रियाएं होती हैं। देखिए ये क्या करती है? पदार्थों को अंदर भी ग्रहण करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकालती है कोशिका झिल्ली। तो इसमें देखिए एक्सोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस की क्रिया होती है और एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है। कोशिका झिल्ली में एक्सोसाइटोसिस व एंडोसाइटोसिस की क्रिया भी होती है। अब ये एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? देखिए कोशिका से पदार्थ को बाहर निकालना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। कोशिका से पदार्थों को बाहर निकालना एक्सोसाइटोसिस। कोशिका में पदार्थों को ग्रहण करना या कोशिका में पदार्थ का अंदर आना, अंदर प्रवेश करना, या अपन कहेंगे पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं। पदार्थों का अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है?
एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब देखिए जो ये एंडोसाइटोसिस है ये भी दो प्रोसेस हैं। एंडोसाइटोसिस में आता है पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दो क्रियाएं होती हैं। एंडोसाइटोसिस बता रही हूं मैं आपको, एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में दो प्रोसेस होती हैं। एक होती है पिनोसाइटोसिस और एक होती है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं? देखिए कोशिका के अंदर तरल पदार्थ का आना पिनोसाइटोसिस कहलाता है, और तरल पदार्थ अंदर लेती है तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और ठोस पदार्थों का अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस कहलाता है। इसमें कोशिका तरल फॉर्म में पदार्थों को अंदर लेती है और यहाँ पर ठोस पदार्थों को अंदर लेती है। देखिए इसे अपन कह सकते हैं सेल ड्रिंकिंग कह सकते हैं इसे, और इसे क्या कह सकते हैं? सेल ईटिंग, खाना। तरल पदार्थ को तो अपन पीते हैं तो सेल ड्रिंकिंग हो गया, और ठोस पदार्थों को अपन क्या करते हैं? ईटिंग, खाते हैं, तो सेल ईटिंग हो गया। ओके, तो ये आपकी क्या हुई? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला, या इसे आप कोशिका कला नाम देते हो। ठीक है, आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक्स ए लॉट।